एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर के मार्केट में इतनी अफवाहें फैल चुकी हैं कि स्टूडेंट प्रिपरेशन से ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। कोई बोल रहा है वेंडर चेंज होगा, कोई कह रहा है सिलेबस बदल जाएगा, किसी ने डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी ऐड कर दिया है, ऊपर से 20,000 वैकेंसी का रूमर भी चल रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम हर रूमर को फैक्ट, लॉजिक और एसएससी के पास्ट पैटर्न के बेसिस पर डायसेक्ट करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके दिमाग को काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन रूमर्स की वजह से, और वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न है मेरा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर 20,000 वैकेंसी हो गई, इसको लेकर के क्या है, इसको लेकर के लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक, जैसे कि अगर 20,000 नहीं आएगी, केवल 10,000 आएगी तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगर उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, या फिर 20,000 की जगह 50,000 आ जाएगी तो बिना प्रिपरेशन के भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोनों ही बातें सच नहीं है। ठीक, वैकेंसी चाहे जितनी भी रहे, इसका जो फ़र्क होता है, मैंने रिपीटेडली बार बार आपको ये चीज़ समझाया है कि वैकेंसी जो भी रहती है उसका जो इम्पैक्ट है वो टियर 1 में ही रहता है। टियर 1 में ही थोड़ा बहुत आपको हेल्प होगा, टियर 2 में बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं रहता। अगर आप एक अच्छा पोस्ट और एक अच्छी लोकेशन को टारगेट कर रहे हो तो फिर वैकेंसी मैटर नहीं करती। मान लो ये जो वैकेंसी है बढ़ करके बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। अब आपको पता है कि ये पोस्ट कुछ खास है नहीं, ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं होगी उनके लिए बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन अगर आपकी एज मान लो 27 प्लस हो गई है, या फिर और डिफरेंट रीजंस के वजह से सिर्फ इस पोस्ट के वजह से वैकेंसी 20,000 हो भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर वैकेंसी 20,000 ना आए, 15,000 आए, 10,000 आए, वैकेंसी से मतलब नहीं है। आपको फोकस करना है अपने परसेंटाइल के ऊपर कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर आपका परसेंटाइल अच्छा है कि नहीं है, क्या आप 95 परसेंटाइल को क्रॉस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फोकस इस पर रखो, फिर वैकेंसी चाहे जो भी रहे, आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है और ये अच्छी वाली सीट होनी चाहिए। इसीलिए अच्छी पोस्ट की वैकेंसी तो हर साल ठीक ठाक रहती है जितना रिक्वायर्ड है, तो इसमें जाकर के ओवर एक्साइट होकर के डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगली चीज़ क्या है भाई, पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न चेंज से मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये है कि हाँ चलो सेक्शनल टाइमर आने वाला है, बहुत हाईली लाइकली है। लेकिन एक और रूमर मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, खासकर टेलीग्राम ग्रुप्स में ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को यही सब करने में। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर आएगा। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, इन फालतू चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं करता, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पहले से हमारे टारगेट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, जब उनका मुझे मैसेज आने लगा टारगेट सीरीज़ वाले लोगों का कि भैया डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने वाला है क्या, इसकी तो हमने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। देखो, अगर तो हम मान लेते कि चलो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आने भी वाला है, तो क्या ये आपका टियर 1 का पेपर डिस्क्रिप्टिव ही होगा? जवाब है नहीं। क्या टियर 2 का पेपर हट जाएगा और उसके जगह पर डिस्क्रिप्टिव होगा? हाईली अनलाइकली है, तो ये भी नहीं होने वाला। यानी बहुत से बहुत अगर आएगा भी तो थर्ड स्टेज में टियर 3 के अंदर डिस्क्रिप्टिव आएगा, अगर आता भी है तो। ऐसे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है, इसमें अभी के लिए कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर मान लो आ भी गया, लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर जो है डिले हो रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोचा जा रहा है। चलो अगर ये आ भी जाता है तो क्या टियर 1 में आएगा? नहीं। टियर 2 में आएगा? नहीं। अगर आता भी है तो एक थर्ड स्टेज आएगी जो पहले हुआ करता था, यानी सीजीएल 2022 से पहले वाला जो सीजीएल होता था, सीजीएल 2021, 2020, इन पेपर्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिया जाता था। तो क्या आपको टेंशन अभी से लेने की जरूरत है? टियर 3 का एग्जाम क्या अभी होने वाला है? क्या अगले 3 महीने के अंदर टियर 3 का पेपर है? नहीं। लेकिन अगले 3 महीने से अंदर अंदर आपके टियर 1 का पेपर होने वाला है फॉर श्योर, जिसके अंदर सेक्शनल टाइमर आने के 90% से ज्यादा चांसेस है। तो आपको प्रिपरेशन इसके लिए करना चाहिए, ना कि अभी से इसके लिए वरी करोगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी से मान लो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आप तैयार कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा कोई एज ले लोगे। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का प्रयास मत करो। दूसरी बात यह है कि एक मेरा मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव पेपर का ऐड होना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा बेटर डिसीजन नहीं है। आप सबको लगता है ना, जिनका अभी प्रेजेंट पैटर्न में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको लगता है कि यार बहुत अच्छा होगा, एक नया पेपर आ जाएगा, हम इसको निकाल जाएंगे। देखो, जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर था ना, दर्द उनसे पूछो जिन्होंने झेल रखा है। ठीक है, सीएचएसएल में पेपर रिजेक्शन हुआ था बहुत सारे लोगों का, अलग अलग ऊट पटांग रीजन डाल करके। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, बहुत मुश्किलें भी आती है। एक तो एग्जाम आपका, फिर एग्जाम का पूरा साइकिल डिले हो जाएगा, सीट वेस्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, दूसरे का फॉर्म आ जाएगा, जैसा पहले हुआ करता था जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था। सबसे इंपॉर्टेंटली लक का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अभी जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाता है 2+2 इज इक्वल टू क्या होगा, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें भी आपको 4 दिखता है, आप इसे टिक करते हो तो आपको 100% पता है कि मुझे मार्क्स मिलेंगे, मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है तो मेरे नंबर नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ पर लक का रोल होता है। डिस्क्रिप्टिव में जब आप पेपर लिखोगे तो एक इंसान वहां पर चेक कर रहा होता है, उसके मूड के ऊपर है। हो सकता है कि
अगर उसका मूड अच्छा है तो खराब पेपर को भी वो अच्छे नंबर दे देगा, और मूड बेकार है तो अच्छे से आप लिखो तब भी नंबर नहीं मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम झेल चुके हैं वो लोग जो पुराने पैटर्न को झेले हुए हैं। अगर आप अपने सीनियर से थोड़ा बात करना आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर डिसीजन नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिसीजन जरूर है कि जो भी बंदे सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं, ठीक ठाक बड़ी पोस्ट होती है, लेवल 7 की पोस्ट होती है, अगर वहां पे कोई ऐसा बच्चा पहुंच रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट पहुंच रहा है जिसे ढंग से लेटर एसे वगैरह लिखना नहीं आता, उसकी राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कुछ फीडबैक आया होगा एसएससी को और वो कुछ एक्शन ले रहे होंगे, लेकिन ये सब अभी रूमर से, सिर्फ स्पेक्यूलेशन से। अभी से आप फोकस अपना टियर 1 पे रखो, टियर 2 पे रखो, इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होने वाला है उसके ऊपर फोकस रखो आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सिलेबस चेंज के ऊपर कि सर सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, ये भी एक बहुत बड़ा रूमर चल रहा है। देखो, इतने जल्दी आपको सिलेबस चेंज इतनी आसानी से नहीं कर दिया जाता। अगर सिलेबस चेंज होगा भी, मान लो अगर होता है, ठीक है, ऐसा ये रूमर हर साल आता है और इसका मैं क्या कर सकता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। जो भी आएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आएगा, ऐसा किसी का इनसाइडर सोर्स नहीं है। ये इनसाइडर सोर्स वाला नौटंकी जो है टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा किया था जब आपके सीजीएल का रिजल्ट आने वाला था इस बार 2025 का, और उसके अंदर आपने देखा ही इनसाइडर के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जाता है आप लोगों को। उसी तरीके से चला जा रहा है कि मेरा एक इनसाइडर सोर्स है, मैं वर्क करता हूँ, वहाँ से पता चला है सिलेबस बदल जाएगा। यार पहली तो बात ये कि अगर मान लो सिलेबस बदल गया, मान के चलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या सिलेबस 100% बदल जाएगा, यानी 100% सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगी? अगर बदल भी जाता है तो जवाब है नहीं, हाईली अनलाइकली है। कुछ मॉडिफिकेशंस करे जाएंगे। जैसे मॉडिफिकेशन क्या हुआ था जब हमने 2022 में देखा था, तो कुछ चीज़ें टियर 2 में एक्स्ट्रा ऐड करी गई थी, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का सेक्शन ऐड किया गया था, जैसे स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन ऐड किया गया था, जैसे रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन ऐड किया गया था। ऐसे 4-5 टॉपिक्स ऐड किए गए। तो ओवरऑल ज़्यादातर सिलेबस यानी 90% से ज़्यादा सिलेबस जब 2022 में भी चेंज किया गया था तो सेम ही रखा गया था, कोई मेजर चेंज इसमें नहीं करा गया था, ठीक। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अभी से स्ट्रेस नहीं लेना कि पूरा का पूरा सिलेबस मॉडिफाई हो जाएगा, हमें 100% जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट सिलेबस है उसको कवर करने में बहुत समय जाता है मेरे दोस्त, और उसको कवर करने में और रिवाइज करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। एज एंड व्हेन अगर कोई चेंज हो भी जाता है, हालांकि ये हाईली अनलाइकली है, ठीक है, ये हाईली अनलाइकली है, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है एसएससी के मार्केट में, तो वो जब होगा तब देख लिया जाएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज कभी भी नहीं कर दिया जाएगा कि जो पुराने एस्पिरेंट है जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं वो लॉस में चले जाएं, ठीक। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहो। अगली चीज़ ये है, ये भाई कब से चला जा रहा है, जब से नया वेंडर आया तब से लोगों को लग रहा है कि बस ये वेंडर अब 1 महीने का मेहमान है, अगले महीने तो चेंज हो ही जाएगा, सबको यही लग रहा है। देखो यार, मैं ये बोलता हूँ चेंज हो भी गया तो क्या, और नहीं भी हो गया तो, मान लो चेंज हो गया यस, या फिर चेंज हो गया नो, क्या बदल जाता है वेंडर बदल जाने से, मुझे ये बता दो। क्या मान लो पहले जब टीसीएस एक वेंडर हुआ करता था, उस पैटर्न के हिसाब से, वहां के सिलेबस के हिसाब से जब बच्चे ने तैयारी किया था, तो नए वेंडर के हिसाब से उसको ढलने में क्या बहुत प्रॉब्लम आया? क्या नहीं आया? आप देख रहे हो इस बार भी बहुत सारे रिपीटर्स का सिलेक्शन हुआ है जो कि टीसीएस के ज़माने से तैयारी कर रहे हैं, नए वेंडर पे भी उन्होंने अच्छे से अडेप्ट किया, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक। तो इसीलिए वेंडर चेंज हो या ना हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि जो भी सिलेबस है वो आप कवर करो, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे अभी रिसेंट दूसरे एग्जाम्स के रेलवे वाले क्वेश्चंस हो, चाहे आपके जो मॉक टेस्ट है, एक अच्छा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म अगर आपने पकड़ रखा है तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए वो आपको ऑलरेडी तैयार कर रहा है। जैसे आप अगर टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाओगे तो अभी जैसे 15 मिनट्स का आपका टाइमर आया, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, साथ में आप देखोगे सेक्शनल में जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो भी इन्होंने अपग्रेड करी है 15 मिनट्स का टाइम देखते हुए। तो अगर आप अच्छे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, 1 या 2 प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, तो आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का लेवल आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको ढंग से बस सिलेबस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन के अप्रोच को अपने ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी वेंडर आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके हिसाब से ढल जाओगे। जिनको ढलना था, ज़्यादातर लोग ओएस आज बन चुके हैं, ठीक है, ढल के अच्छी जॉब ले चुके हैं, उनकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। अगला जो है अगले साल आपके लिए भी मौका है कि आप एक ढंग का जॉब अपने हाथ में सिक्योर कर लो अच्छे लोकेशन में। अदरवाइज इन स्पेक्यूलेशंस पे अगर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और अटेम्प्ट जो है वो आपका वेस्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। बाकी मैं टारगेट सीरीज जो हम चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारा टेलीग्राम पे चल रहा था, उसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने सिलेबस को लगभग मेजर सिलेबस के चंक को कंप्लीट कर लिया था। अब फेज़ 2 की बारी है। फेज़ 2 में वेट कर रहा था कि भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन ड्रॉप हो जाए, उसके बाद मैं फेज़ 2 को स्टार्ट करूं, लेकिन सीजीएल अब थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैं कुछ दिन और इंतजार करूंगा। अगर वो आता है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट वीक ऑफ मई, ठीक है,
लास्ट वीक, मई के लास्ट वीक से हम इसका फेज 2 बिगिन कर रहे होंगे। जो भी लोग टारगेट सीरीज को फॉलो करते हैं वो सुन लो। कौन इसे ज्वाइन कर सकता है? तो वैसे लोग जिनका 80 to 90% सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने हमारे टारगेट सीरीज को फॉलो किया, वहां से आपने कंप्लीट किया तो वेल एंड गुड है। किसी और सोर्स से भी अगर आपने 80-90% जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वेल एंड गुड है। अब फेज 2 में हमारा फोकस क्या रहेगा? फेज 2 में नंबर 1 फोकस हमारा रहेगा कि हम रिवीजन और कंसोलिडेशन करें, जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने नॉलेज को अब अप्लाई करें, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि हम अब यहां पर प्रैक्टिस पे ज्यादा इंफेसिस देंगे। तो अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो मैं आपको ढूंढ कर लाकर दूंगा। कि प्रैक्टिस ढूंढना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ये मैं आपके तरह नहीं कर सकता, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। डिसिप्लिन बिल्ड करना आपका काम है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो मार्केट से ढूंढ कर लाए जा सकते हैं वो मैं लाऊंगा। रिविजन की प्लानिंग मैं आपको दूंगा, डेली मैं आपको टास्क दूंगा। उन टास्क को अगर आप ढंग से करते चले जाते हो और लगभग हम इसे 60 से 70 दिन, मैक्सिमम 80 दिन का मान लो रफली मैं इसको रखूंगा। इसे मैं इंडेफिनेटली नहीं चलाऊंगा कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक मैं चलाऊं, क्योंकि भाई डिले वगैरह होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। 60 से 80 दिन में मैं आपकी कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, कंप्लीट बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बचे खुचे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनकी भी मैं बेस्ट से बेस्ट सोर्स लाने का प्रयास कर रहा हूं। वहां पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 1 रुपया वहां पे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। बस और बस यही रिक्वायरमेंट है कि टेक्स्ट बुक का पास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से हम टेस्ट सीरीज, सेक्शनल बहुत सारे मटेरियल उठाने वाले हैं। बस इसी की रिक्वायरमेंट है। तो टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। एज सच जो भी मिलेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ हो चाहे वीडियोस हो, सब वहां पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं। एग्जैक्ट डेट जो है मैं कुछ दिन में अनाउंस कर दूंगा। ठीक, चलो। और बाकी जीके जीनियस बैच अगर लेना चाहते हो तो एग्जाम ओरिएंटेड जीके प्रेप 120 आवर्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, यानी चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहा हूँगा। इस तरह का ये बैच है। तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम या कंप्लीट हिंदी मीडियम अगर जिन्हें चाहिए वो इसे बाय नहीं करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के साथ कंफर्टेबल है वही इसे लेंगे। और यहाँ पर भी एक कूपन कोड है, कूपन कोड ऑफिसर, ये आप लगा दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप का जो लिंक है वो पहले कमेंट में लगा हुआ है, वहां से जाकर के आप जीके जीनियस बैच के डेमो वीडियोस को भी देख सकते हो। डेमो देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।